जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जानते हैं अवतल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे प्राप्त हुआ। ठीक, जो हमारा अवतल दर्पण का सूत्र है वही हम लिखे थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा। माना अवतल दर्पण m1 व m2 है जिनकी फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r वक्रता त्रिज्या c तथा ध्रुव P है। ठीक, तो हमें अवतल दर्पण एक लेना होगा। ठीक, हमें क्या लेना है, एक अवतल दर्पण लेना होगा। ठीक, ये अवतल दर्पण हमने ले लिया। हमने यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक, अब यहाँ से एक हमने यहाँ पर कोई, यहाँ पे क्या है P ध्रुव है। अगर हम फोकस की जो फोकस दूरी होता है अगर हम F लेते हैं, मान चलिए फोकस दूरी यहाँ पे ले रहे हैं, फोकस दूरी क्या ले रहे हैं F, तो ये मान चलिए 5 सेंटीमीटर जो हमारा द्वितीय फोकस होता है हमारा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब फोकस का दुगुना। तो कोई वस्तु इतना दूरी है तो ये कितना जगह यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इसे हम 2f या c भी लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम 2f या c 2f या c लिख सकते हैं। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, और हम वस्तु जो है हमारा, हम अगर वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। हम मान के चलिए एक वस्तु ले लिए। ठीक, जो हमारा वस्तु क्या है ए बी, हमारा वस्तु क्या है ए बी। हमने कोई वस्तु लिया क्या है ए बी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक, और वक्रता त्रिज्या से जाने वाली, हमारा वक्रता त्रिज्या ही है। ठीक, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो हमारा देखिए ये हम मुख्य के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। देखिए यहाँ से गया ऐसे तो ये वापस चला आया। और जो हमारा वक्रता त्रिज्या से जाती है, जिस मार्ग से वक्रता त्रिज्या जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में वापस वह पुनः लौट जाती है। ठीक, अब मान के चलिए हमें कोई पॉइंट ये क्या मिल गया, हमें इस पर यहाँ पे लंब डाल देना है। ठीक, हमने यहाँ पर कोई एक लंब डाल दिया जो हम n मान लेते हैं इस पॉइंट, और ये कोई पॉइंट क्या है d है। ठीक, हमें अब देखिए दो चार त्रिभुज प्राप्त, यहाँ पे हमें एक जो हमारा इमेज कहाँ बनना है, यहाँ पर a डैश और b डैश। हमें देखिए चार त्रिभुज प्राप्त हो, पहला दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो इन्हीं चारों से हमें इस सूत्र का निगमन करना है। ठीक, तो हम सबसे पहले त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, ठीक, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, जो क्या है ये समकोण है, जो क्या है समकोण। ठीक, कैसे 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है वो क्या होता है समकोण होता है। देखिए यहाँ पे कोण ए समकोण है और यहाँ पे ए डैश समकोण है। ठीक, अब देखिए बिंदु जो सी है दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हम क्या कर सकते हैं, शीर्षाभिमुख भी है। देखिए जो हम त्रिभुज कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश इक्वल टू क्या है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख क्या है ये शीर्षाभिमुख है। ठीक, अब जब हमें शीर्षाभिमुख है, जब हमें दो भुजा या एक कोण, जब दो भुजा या एक कोण या दो कोण और एक भुजा जब हमें मिल जाती है, ठीक, तो क्या सर्वांग हो जाती है। जब दो भुजा या एक कोण बराबर हो या दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाती है तो क्या होती है सर्वांग होती है। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज बी ए सी, अतः त्रिभुज बी ए सी
सर्वांग सम हो गए किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के, ठीक, बी डैश ए डैश सी के। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इसकी क्या है, ये लंब है, इसका लंब इस लंब के बराबर होगा, इसका आधार इसके आधार के बराबर होगा। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी बटे ए डैश सी। ये हमें कौन सा इक्वेशन प्राप्त हुआ, पहला, ठीक। फिर पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये वाला डी एन एफ और एफ ए डैश बी डैश, पुनः त्रिभुज डी एन एफ तथा एफ ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश लेने पर, ठीक। अब ये भी जब इसमें भी तो कोण देखिए, इसमें भी कोण क्या है, कोण ए डैश, ठीक, कोण ए डैश और कोण एन क्या है, समकोण है, ठीक। और जो बिंदु या फिर क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः हम इसे भी कह सकते हैं त्रिभुज डी एन एफ, और ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक। तो त्रिभुज डी एन एफ सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश के, ठीक। तो इसका भी तो लंब इस लंब के बराबर होगा और इसका आधार इस आधार के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि डीएन, क्या कह सकते हैं, डीएन बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ बटे एफ ए डैश, क्या होगा, एफ ए डैश। ये कौन सा, इक्वेशन 2, ठीक, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब यहां से समझिए, ठीक, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2, ठीक, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ठीक। चूंकि अवतल दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, अतः बिंदु एन ध्रुव P के समीप होगी, ठीक। जैसे ये आपको देखने में इतना दूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा आंख इतना देखेंगे ना, इतना इसमें से मतलब कि लगेगा कि ये 9 के बराबर है। हम तो ये लंब आंख लेने से डाल दिए, इसकी आपको दिखाई दे, ठीक है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जो बिंदु एन है बिंदु पी के समीप है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो एन एफ है या जो डी एन है डीपी के समान होगा। जो डी एन है किसके समांतर होगा, डीपी के, और जो बिंदु एन है जब इसके समीप है तब एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कि डी एन जो डीपी है किसके बराबर हो जाएगा, डी एन, जो डी एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, डीपी के, ठीक। और जो हम क्या लिखे हैं, और एन एफ लिखे हैं, जो एन एफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, ठीक, पी एफ के। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जो डीपी है, जो ये लंबाई है इस लंबाई के बराबर है, चूंकि डीपी जो लंबाई है, या चूंकि रहने ही दीजिए, डीपी जो लंबाई है, क्या, जो डीपी लंबाई है किसके बराबर है, ए बी के, किसके बराबर है, ए बी के। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से, ठीक। अब देखिए dn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dp लिख सकते हैं, और dp की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ap। तो ab बटे a डैश b डैश इक्वल टू nf की जगह हम क्या लिख सकते हैं, pf बटे f a डैश, ये हमारा क्या है, f a डैश। तो f a डैश की जगह हम तो कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि f a डैश उसी तरह से रह जाएगा, f a डैश। अब ये हमारा इक्वेशन कौन सा प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 व
4 से। ठीक, समीकरण 1 और 4 में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, इसका इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का साइड बराबर है, तो इसका RHS इसकी RHS इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 1 से 4 से क्या हो जाएगा, AC बटे A डैश C इक्वल टू PF बटे FA डैश। ठीक, ये हमारा इक्वेशन कौन सा प्राप्त हो गया, इक्वेशन 5। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी क्या होती है, कोई भी हम अवतल दर्पण में, ठीक, अवतल दर्पण में हम कोई भी दूरी नापते हैं, वो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव P से नापते हैं। कोई भी दूरी ध्रुव P से नापते हैं। ठीक, तो चिन्ह परिपाटी हमारी क्या है, देखिए चिन्ह परिपाटी यही है हमारा कि दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की जो ये क्या है हमारी वही वस्तु है ना, वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी, PA। अरे यही ना भैया हमारा वस्तु की दूरी, तो P इतनी, इसकी दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी PA, जो अवतल दर्पण में क्या होती है -u। ठीक, अब प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से। ठीक, प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी PA डैश कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, -v। ठीक, अब हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव से, वक्रता त्रिज्या हमारा कहाँ है C, तो यहाँ ये क्या है हमारा वक्रता त्रिज्या है, तो PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PC बराबर -2f, क्या लिखेंगे -2f, और फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से। ठीक, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या है, PF, क्या है हमारा PF, क्या है जी PF, तो PF बराबर क्या हो जाएगा -f। ठीक, अब हम देखिए हमें इसमें क्या क्या हमें देखिए इक्वेशन नंबर यही है, AC जो है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो AC है, जो AC लंबाई है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अरे भैया AC यहाँ तक लंबाई है। ठीक, तो हम PA माइनस PC कर सकते हैं इसे। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई क्या है, PA है ना, यहाँ से लंबाई क्या है, PA है। ठीक, और हमें चाहिए कितना, AC का, तो बड़ी वाली दूरी में से हम छोटी वाली दूरी घटा दे रहे हैं, तो PA माइनस PC। अब देखिए A डैश C कहाँ है, A डैश C की हमें दूरी इसकी मालूम नहीं है, तो A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, A डैश C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A डैश C बराबर क्या हो जाएगा, A डैश C, हमें ये दूरी चाहिए, तो PC माइनस PA डैश, तो PC माइनस PA डैश। ठीक, अब क्या होगा, जो PF है, इसके बाद क्या है PF को तो हमें दूरी मालूम है ना, -f। देखिए यहाँ पर फोकस जो है इसका दर्पण का ध्रुव यही है, तो फोकस की दूरी क्या है -f। अब हमें क्या चाहिए, F ऑफ A डैश, F A डैश कहाँ है भैया, F A डैश यहाँ पे है। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, PA डैश माइनस PF, बड़ी वाली दूरी में से बड़ी वाली दूरी ये है, इसमें से ये दूरी घटा देंगे, हमें ये दूरी मालूम चल जाएगी। अरे भैया PA डैश यहाँ है ना, हमें क्या याद करना है, F A डैश याद करना है, तो PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। ठीक, अब यही इन्हीं देखिए अभी हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 6। ठीक, अब समीकरण
5 व 6 से। समीकरण 5 में चाहे इसे समीकरण 5 व 6 से समीकरण 5 में चिन्ह सहित मान रख दीजिए। ठीक, चिन्ह सहित क्या मान होगा? अब देखिए एसी को हम क्या लिख सकते हैं? एसी को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। ठीक, पी ए माइनस पी सी। और ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं? बटे में क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक, ए डैश सी, पी सी माइनस पी ए डैश। अब क्या है? पी एफ तो हमारी खुद एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। पी एफ को जैसा है वैसा हम रहने देंगे। ठीक, जो हमारा पी एफ जो दिया है उतना हम उसको रहने देंगे। ठीक, अब एफ ऑफ ए डैश बराबर एफ ए डैश क्या है? पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक, अब ये देखिए चिन्ह सहित सबका मान रख दीजिए। पी ए का मान कितना है? माइनस यू। पी ए डैश का मान कितना है? माइनस बी। पी सी का मान कितना है? माइनस 2f। पी एफ का मान कितना है? माइनस एफ। ठीक, तो पी ए का मान कितना है? माइनस यू। पी ए का मान कितना है? माइनस यू। ठीक, और ये क्या है? पी सी का मान कितना है? माइनस 2f। ठीक, तो माइनस 2f। ठीक, ये बटे अब क्या है? पीसी का फिर मान कितना है? माइनस 2f। ठीक, माइनस 2f। ठीक है, अब पी ए डैश का मान कितना है? पी ए डैश का मान कितना है? माइनस भी। फिर इक्वल टू पी एफ का मान कितना है? पी एफ का मान कितना है? माइनस एफ। ठीक, पी एफ का मान यही है ना जी, माइनस एफ। ठीक, अब पी ए डैश का मान कितना है? पी ए डैश का मान कितना है? माइनस भी। ठीक, और माइनस और फिर उसके बाद पी एफ का मान कितना है? माइनस एफ, माइनस और यहाँ पे माइनस एफ। ठीक, माइनस एफ। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f। ठीक, बटे में माइनस 2f माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बटे माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक, अब देखिए इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करिए। ठीक, तो माइनस यू प्लस 2f इधर इंटू माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? माइनस एफ। ठीक, इंटू माइनस 2f प्लस भी। ठीक, ये होगा ना? माइनस 2f प्लस भी। अब इसे गुणा करें तो माइनस, देखिए माइनस के पहले माइनस यू का भी में करिए, माइनस यू का फिर एफ में करिए, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? यू भी। ठीक, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस यू इंटू एफ। अब 2f का इसमें गुणा करिए और इसका इसमें गुणा, 2f तो प्लस माइनस 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 2f v। ठीक, 2f v। अब फिर इसे प्लस 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 हो जाएगा इंटू 2f स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों हो रहा है? जब जब अगर इसका गुणा में क्या होता है? घात जुड़ता है। ठीक, गुणा में घात जुड़ता है और जोड़ और घटाने में क्या होता है? कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, वो जुड़ते करते हैं। ठीक, 2f स्क्वायर। अब इक्वल टू में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू माइनस 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 प्लस 2f स्क्वायर होगा ना जी, माइनस ये एफ इंटू एफ 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ v। अब देखिए पक्षांतर मतलब इस सबको एक तरफ लेते हैं और इधर जीरो कर दीजिए। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f v। ठीक, प्लस 2f स्क्वायर, फिर इधर प्लस में कोई भी संख्या इक्वल टू, उधर प्लस में इधर माइनस में, माइनस में इधर प्लस में, इधर पॉजिटिव इधर क्या क्या नेगेटिव, तो माइनस 2f स्क्वायर प्लस एफ वी इक्वल टू क्या? जीरो। अब देखिए ये प्लस ये माइनस सेम है, कट गए। अब देखिए यू भी यहाँ बचा, यू भी माइनस यू एफ। ठीक, अब 2f में से एफ भी एफ 2f है में से एफ भी कटेगा, कितना बचेगा? माइनस एफ वी इक्वल टू क्या जाए? जीरो। अब यू वी। ठीक, देखिए अब क्या हमारा बचा यहाँ पर? यू वी इक्वल टू, अब इधर फिर उसको उधर ट्रांसफर करिए तो यू एफ। ठीक, प्लस एफ वी। अब देखिए यू वी एफ से दोनों पक्षों में भाग
देने पर, ठीक। दोनों पंचम में यू वी एफ से भाग दीजिए, तो यू वी बटे क्या हो जाएगा, यू वी एफ, यू एफ बटे क्या, यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू वी एफ प्लस एफ वी बराबर एफ वी बटे क्या हो जाएगा, यू वी एफ। अब देखिए यू से यू कटा, वी से वी कटा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, एफ से एफ कटा, वी से वी कटा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू, जो यही यही क्या है, अवतल दर्पण का सूत्र, यही हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग को, आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे हमने इसे प्रूव किया, ठीक। तो हमने पहले क्या लिया, माना अवतल दर्पण m1 व m2 है, जिनका ध्रुव क्या है, p है, तथा फोकस क्या है, f, तथा फोकस f है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, c है। c को, जो इसका वक्रता, इसी को फोकस बोलते हैं, इसी को द्वितीय फोकस बोलते हैं, ठीक। अब हमने कोई वस्तु कहाँ रखा, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखा। वस्तु की लंबाई क्या है, ab, और जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से हो जाती है, फोकस होकर जाती है, ठीक। और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो भी किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है, ठीक। देखिए इस मार्ग से आई, ठीक, यहाँ देखिए एरो बना होगा इधर इधर इस मार्ग से, और इसी मार्ग से क्या होगी, वापस लौट गई। तो जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे हमारा क्या मिलेगा, वहीं पे हमारा ये जो इमेज बनता है, ठीक। तो इमेज हमें किससे दर्शाते हैं, ए डैश बी डैश, क्योंकि हमें इमेज ए बी लिखे थे, ठीक। तो हमने कोई यहाँ बिंदु डी लिख दिया और वहां से एक लंब खींच दिया जिसके नॉर्मल, ठीक, एन। त्रिभुज एबीसी देता है इतना लेने पर, तो त्रिभुज एबीसी जो इसमें कोण ए और कोण यहाँ पे ए डैश क्या है, समकोण 90 डिग्री है, और कोण सी उभयनिष्ठ कह लीजिए शीर्षाभिमुख का, तो दो भुजा या एक कोण जो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए इसका लंब इसके बराबर हो गया, और इसका आधार इसके बराबर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर पुनः इसी त्रिभुज में पुनः जो त्रिभुज डी एन एफ है और तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश है, ठीक, ये है, इसमें भी वही चीजें होंगी, इसका भी क्या सर्वांगसम होंगे, तो इसका लंब और इसका लंब बराबर हो जाएंगे, और इसका आधार और इसका आधार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। चूंकि अवतल दर्पण, जो ये अवतल दर्पण है, इसका द्वारक, यही ना द्वारक है जी, जो इसका द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है, उसके गणित से, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है जी, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है ना -10 10⁻−10 होता है ना जी। तो मतलब 1/10⁻10, अब इसका गुणा करें कितना, मतलब कि 10 बार गुणा करें उतनी, मतलब कि ये 9 के बराबर ही, आप यूं ही समझिए कि जो इसका क्या बोलते हैं, जो ये n है ना, इसी के एकदम समीप, एकदम सटा हुआ है उसके, ठीक। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका द्वारक बहुत छोटा है, अथवा बिंदु n जो बिंदु p का क्या है, समीप होगा, तो जो अथवा समीप होगा, तो जो dn है, जो ये लंबाई है dp के समांतर हो जाएगा। चूंकि dp जो है इसी ab के तो बराबर है ना, इसका जो इमेज है उसी के हाइट का बना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि dp बराबर क्या हो जाएगा, ab। अब हम सबका उसी तरह मान रख दिए, ab इतना। अब देखिए 4 और समीकरण 1 और 4 उनका लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों का सेम है, दोनों का जब सेम है तो राइट हैंड अपने आप ही सेम हो जाएंगे, ठीक। तो AC बटे A डैश C डैश इतना मिला है। फिर वस्तु की दूरी क्या होती है, -u, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, -b, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, -2f, फोकस दूरी क्या होती है, -f, अवतल दर्पण सभी माइनस होते हैं। अब AC का हमें लंबाई ज्ञात करना था, AC इतना है, और हम कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापते हैं, तो हम कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, तो P है यहाँ पर, और क्या है, AC है, इतना दूरी हमको चाहिए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली दूरी में से ये छोटी वाली दूरी घटा देते हैं, तो PA माइनस PC, अरे भैया इतना बड़ा दूरी था, ठीक, इतना दूरी है, ये हम इतना घटाना है, अरे इतना दूरी है, अब कितने चाहिए, तो इतना बड़े दूरी हम घटा देंगे तो दूरी हमें मालूम चल जाएगी, तो AC को हम करें PA माइनस PC। इसी तरह से A डैश C हमको चाहिए, तो PC माइनस क्या लिखते हैं, PA डैश, और F A डैश लिखना है, F यहाँ पे F A डैश, ठीक, F A डैश हम क्या लिख सकते हैं, P A डैश माइनस PF। अब इनका यही चिन्ह सही था, मान रख दिए इसी में PA माइनस P। अब जो कि PA का मान कितना है, देखिए PA का मान कितना है, -u, ठीक। फिर क्या, PC का मान कितना है, -2f, ठीक। और उसके बाद देखिए PC का मान फिर -2f है, माइनस पी में रहेगा ही, फिर -v किसका मान है जी, PA डैश का, ठीक, इक्वल टू PF का क्या है, PF का जो दूरी क्या है, -f, फिर इस बटे में है ये
बटे में पी ए डैश का मान कितना है, पी ए डैश जो है हमारा कितना है, पी ए डैश माइनस बी, ठीक। और जो हमारा क्या है, और जो पी एफ है कितना है, माइनस एफ है। तो हम यहाँ से अब इसका अब माइनस उसमें मल्टीप्लाई हो गया है, फिर इसका इसमें गुणा होगा, इसका अभी यहाँ पे देखिए माइनस यू प्लस टू एफ, फिर माइनस टू एफ प्लस बी माइनस एफ माइनस यू प्लस बी। तो यहाँ से अब इसका फिर ये गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा किया तो यू बी माइनस यू एफ मिला है, माइनस टू एफ बी प्लस टू एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस बी। हम यहाँ पर भी हम इससे काट सकते हैं, क्योंकि उधर जब बराबर है, देखिए इसका इधर प्लस है उधर ही प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस होगा, ऐसी बात है। इसे काट सकते, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, मगर आपको इजी के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे आपको सहूलियत हो समझने में, इसलिए हमने इसे घटा दिया, ठीक। अब यहाँ से फिर इधर पक्षांतर अगर लाए घटा दिए, तो यू बी माइनस यू बचा। अब यहाँ से दो टू एफ भी है, जैसे एक एफ भी घटे तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ भी, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। अब फिर इसको माइनस में जितनी उधर हम भेज देंगे, और यू बी एफ से क्या दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण का जो हमारा सूत्र है वही प्राप्त हो जाएगा। अवतल दर्पण का सूत्र क्या है, एक बटे ए बराबर एक बटे बी प्लस एक बटे ई, ठीक।